पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहते हो तो जैसे जैसे आदमी जाति का ज्ञान ब्रह्मांड के बारे में बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके साथ ही ये एक तरफ एक दिशा ये है, उसके साथ साथ ये काम भी चलता है कि छोटे से छोटा कण मतलब कितना छोटा है। पहले परमाणु को माना, उसके बाद में परमाणु को फिर टुकड़े हो गए, नाभि है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, ये अब और गॉड पार्टिकल की तरफ चल पड़े। यानी छोटे पार्टिकल को समझना और बड़ी पूरी ब्रह्मांड को समझना, ये असल में एक सिक्के के दो पहलू या एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। दोनों को समझोगे, चुंबक को समझोगे तो आदमी जाति का जो ज्ञान है वो ज्ञान मतलब दो तरफा तरीके से आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि आदमी जितना ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा जानेगा उतना ही वो एक पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में भी उसकी समझ ज़्यादा मतलब नज़दीक जाएगी। सच्चाई के नज़दीक ही जा सकता है आदमी, पूर्ण नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, ज्ञान बढ़ता जाता है। तो एक तो ये है कि ये ज्ञान जो है ये दो तरफा है। इसीलिए इसमें होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि हर कण अपने आप में एक विशिष्ट कैरेक्टर रखता है। मान लो आप किसी का उदाहरण ले लो, अपने अंगूठा निशान का, दो आदमियों के अंगूठा निशान आज तक नहीं मिले। आज भी जितने हैं धरती पे आदमी, किसी का भी अंगूठा निशान नहीं मिलेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ अलग भी है, यानी अलग होना कोई चीज़ का। मान लो मैं एक व्यक्ति हूँ तो मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि सज्जन कुमार तो ना तो पहले था, ना कोई दूसरा सज्जन कुमार है, ना आगे कभी आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरी एक खास जो भी गुण है, जैसा भी वो उसकी पर्टिकुलरिटी या खासियत है। इसको फिलोसफी में पर्टिकुलरिटी कहते हैं या खासियत कहते हैं। परंतु दूसरी तरफ क्या है कि मैं लगातार हवा से जुड़ा हुआ हूँ। 2 मिनट हवा नहीं मिले तो मैं तो खत्म हो जाऊँगा, सज्जन कुमार रहेगा ही नहीं। पानी ना मिले तो नहीं रह सकता, भोजन ना मिले तो नहीं रह सकता, धूप नहीं मिले सूरज की तो भी नहीं रह सकता। अगर मानो समाज मुझे नहीं रखे या मैं उसके साथ ना जुड़ा हूँ तो भी मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, मैं अस्तित्व नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है कि मैं वो कॉमन चीज़, वो कॉमन गुण जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब है कि ये दोनों एक साथ हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। यानी आदमी या कोई भी इकाई इस ब्रह्मांड की वो अलग भी है और वो पूरे ब्रह्मांड के साथ ही है। दोनों को जितना अपन गहराई से देख सकेंगे, दोनों पक्षों को, उतना ही अपना ज्ञान मतलब ज़्यादा गहरा जाएगा। तो पहला तो जो हम क्या करते हैं कि जितना ज्ञान किसी आदमी को, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, अब ये था क्या नाम आपके आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि समय और स्थान ये दोनों अलग चीज़ नहीं है। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई हम रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाएं, कि वो लाइट की जो स्पीड है ना, उसी स्पीड से अगर हम कोई रॉकेट बना के आदमी बैठ जाए उसमें और 100 साल तक उसको उसी स्पीड से घुमाए रखे, 100 साल बाद वापस उतारोगे वो वैसा का वैसा, यानी आज हम जैसे हैं वैसे के वैसे हैं। यानी इसका मतलब है कि टाइम और स्पेस बिल्कुल अलग नजर आते हैं, पर वो भी एक सिक्के के दो पहलू एक जगह है। अब ये जो बात है इसमें अब मैंने एक थ्योरी है को एग्जिस्टेंस की, उन्होंने कहा कि आपकी जो सोशियोलॉजी है वो उस हिसाब से आप कहते हो काम का बंटवारा, श्रम डिवीजन ऑफ लेबर, कि इसकी आप धारणा बताओ। तो मैंने मतलब पहले एक वक्त रण सिंह जी को मैंने कहा कि मिट्टी अपना काम करती है, अगर वो नहीं करे, गेहूँ पैदा ना करे, तो अपन जो काम करते हैं ना, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी, वो नहीं कर पाएंगे, भूखा मरता थोड़ी करेगा। इसका मतलब है कि मिट्टी जो काम करती है वो अलग काम करती है
और हम अलग अलग तरह का काम करते हैं। अब हमारे को क्या गलतफहमी है आदमी जाति को कि यार हमारे में अक्ल ज़्यादा है, इसलिए काम तो हम ही करते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में बाकी जो इकाई हैं, चाहे वो सजीव हैं या निर्जीव हैं, जिनको नाम चाहे अपन कुछ भी दें, भाई हवा पानी अपने को तो निर्जीव नजर आते थे पहले, हवा पानी मिट्टी, और जीव नजर आते थे कि वनस्पति में जीव है, जीवों में भी जीव है, और अपन सबसे बुद्धिमान जीव है। ये अपने बारे में अपने यूँ सोचते हैं, तो अपनी समझ को अपन सुप्रीम समझते हैं कि हमारे में अक्ल ज़्यादा है। पर ये बिल्कुल, यानी ये धारणा गलत धारणा है अपने मुताबिक। अपने मुताबिक ये है कि मिट्टी का कण अगर गेहूँ पैदा करने की अकल रखती है तो मिट्टी की अकल अलग है, हम गेहूँ पैदा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मिट्टी जब प्रकृति के बाकी हवा पानी सबसे और बीज से जब अंतर्क्रिया करती है तो उसको जो चीज़ अंतर्क्रिया कर रही है तो उसको ज्ञान तो है ही उस चीज़ का, बिना ज्ञान थोड़ी कर रही है। मिट्टी को इतना ज्ञान भी है कि बीज अगर सर्दी के दिनों का जो बीज है वो सर्दी में ही उगाती है, गर्मी वाले को अंदर रखती है, और गर्मी के अंदर जब बरसात होती है तो बांकड़ी उस टाइम पैदा होती है, अब नहीं होती। अब बांकड़ी के बीज को अंदर वो छिपा के रखती है। इसका मतलब है कि प्रकृति की हर चीज़ को अपने लेवल का ज्ञान है, वो हमारे वाले से भिन्न है। अंतर इतना ही है कि हम डिफरेंट तरीके की समझ रखते हैं, अलग रखते हैं, हमारी अलग खासियत है, और बाकी जीवों की निर्जीवों की अलग खासियत है। हमारे चक्कर क्या पड़ गया कि हमारी वाली खासियत को हम बड़ी मान बैठे हैं, इसलिए हम प्रकृति से अपने आप को ऊपर समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए हम नियंत्रण की कि भाई हम चाहे जैसे उपयोग कर सकते हैं इसको, यानी हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो आदमी जाति में जो धारणा पैदा हुई है, इसको अपन मानव केंद्रित विचार कहते हैं, कि मानव अपने आप को केंद्र में रखता है कि मैं केंद्र में हूँ, मैं अगुआ हूँ, इसलिए मैं मेरे मुताबिक मैं नियंत्रण कर सकता हूँ प्रकृति का। और यही बात फिर आदमियों में भी ये वही चीज़ लागू होती है कि वो सोचता है कि मेरे में अक्ल ज़्यादा है तो मैं बाकी जनता जो है उसकी समझ कम है, उसको मैं नियंत्रित करूँगा, चाहे उसके नाम से वो विकास के नाम पर या अनुशासन के नाम पर, किसी नाम पर वो फिर नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी हावी हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने जो उनको 2 पेज का, अब मैं सोचता हूँ कि मैं बस उतना ही आपके सामने पढ़ दूँ, 2 ही पेज का है, 1.5 पेज का ही है, कि मैंने उनको लिख के दिया और उन्होंने पसंद किया कि यार ठीक है, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर पे, तो वो इसमें तो पहले ही 5-7 दिन पहले ही डाला है। और मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मैं आपको उसका हेडिंग है कि काम के बंटवारे, श्रम विभाजन की प्राकृतिक या ब्रह्मांडीय धारणा क्या हो सकती है। मतलब बहुत ब्रॉड धारणा अगर बनाएं अपन काम के बंटवारे की, तो काम का बंटवारे का मतलब है कि हर चीज़ काम कर रही है, मानव अकेला ही काम नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले लाइन लिखी है इसमें कि प्रकृति का प्रत्येक घटनाक्रम या प्रक्रिया, प्रोसेस को या फेनोमेना को, आदमी भी एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना ही है, कि प्रकृति का प्रत्येक घटनाक्रम या प्रक्रिया अथवा कण अपना अपना काम कर रहा है, परंतु मानव जाति को लगता है कि काम तो वही यानी मानव ही कर रहा है। हमें क्या लगता है कि इस प्रकृति में काम तो आदमी करता है यार, बाकी तो काम थोड़ी कर रहा है, जबकि हर कण अपने गुण के मुताबिक काम कर रहा है, इसलिए उसको जो वो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका ज्ञान भी उसको है। उसका ज्ञान अलग टाइप का है, वो हमें नहीं पता, मतलब हम उसको नहीं समझ पाते पूरी तरह, नहीं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे है कि मानव जाति प्रकृति के साथ अपने विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से तथा आपसी सामाजिक ज्ञान एवं संबंधों से बंधकर अंतरक्रिया करती है, चाहे वह अंतरक्रिया पर्यावरण और मानव विरोधी हो अथवा समर्थक हो, यानी हमारे लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ये दोनों तरह की क्रियाएं हमारे समाजशास्त्रीय धारणाओं, व्यवहार और संगठन की उपज होती हैं। मतलब असल में लोग कहते हैं कि साइंस ने खराब कर दिया मामला सारा, विज्ञान ने, तकनीक ने, इसने ही पर्यावरण खराब किया।
उसने नहीं किया, उसका हम दुरुपयोग किया। हमने दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे, ये हमारी जो सोशोलॉजिकल समाजशास्त्रीय जो समझ होगी, धारणा होगी, उसके मुताबिक होगी। इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हुआ। ये हमने टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग करना है, उसी ज्ञान को अपना आदमी के उपयोग में ले सकते हैं, उसी के लिए अपना दूसरे आदमी को पर हमला करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः वर्तमान कारपोरेट बाजार आधारित दुनिया में रह रही मानव जाति कुल मिलाकर शब्द के ऐसा काम कर रही है, यानी श्रम विभाजन कर रही है जो प्रकृति और मानव के पक्ष में नहीं है। कुल मिलाकर नहीं है, मतलब हर काम ही नेगेटिव नहीं हो रहा, पर कुल मिलाकर नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के सामने जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया, पर्यावरण खराब हो गया। अति आसान शब्दों में बहुत से प्रकृति मानव विरोधी काम हमारा कारपोरेट समाज बहुत से व्यक्तियों और समूहों से करवा रहा है, जिससे पर्यावरण का विनाश एवं मानवीय गैर बराबरी, हत्याएं और अमानवीयकरण का तांडव हो रहा है। उदाहरण के लिए हथियारों के कारखानों में, फौज में, जहरीले रासायनिक कारखानों में, जो ये यूरिया DAP जो भी खेती में अपन ने कर रखा है, श्रम कारखानों में मानव से श्रम करवाया जा रहा है। मेहनत कौन? आदमी तो कर रहा है। हथियार कौन? आदमी बना रहा है। लड़ाई कौन? आदमी कर रहा है। ये रासायनिक कारखाने किसने, इनमें काम कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। और आदमी से करवा कौन? ये कॉर्पोरेट समाज करा रहा है कि भाई तेरे को रोटी खानी, नौकरी करनी है, पैसे लेने, तो कर काम। ये तो समाज करवा रहा है ना। तभी तो अपने बच्चे दौड़े भाग रहे हैं, पुलिस में भर्ती होंगे, फौज में भर्ती होंगे। अब ये नहीं कि फौज में भर्ती होने का तो अर्थ तो किसी को मारना कूटना ही होता। तो ये नकारात्मक श्रम विभाजन काम के बंटवारे का नमूना है। इसी तरह सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां, मीडिया, शिक्षा व्यवस्था समाज में झूठ, संकीर्णता, अंधविश्वास फैलाकर फूट डालते हुए दुनिया के लोगों को नियंत्रित करने और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए मानव जाति को ऊल जुलूल कामों में यानी श्रम विभाजन में धकेले हुए हैं। ये जितने भी कोई नकारात्मक काम अपने से करवाते हैं, सिस्टम करवाता है ना, एक आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारे बच्चे को नौकरी लगाया पुलिस में, और अगर हमने थोड़ी मोटी कोई मांग रख ली, हड़ताल कर दी, तो वही बेटा डंडा लेके आता है, वो लाठीचार्ज कर देता है। उसमें बाप का काके कूटे जाए तो कूटे जाते हैं, और हम उसे इस बात की इजाज़त देते हैं कि यार तू तेरी ड्यूटी कर यार, हमारे तो कोई बात नहीं लगी, तो लगी तेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना, हैं? तो समाज करवा रहा है। अतः काम का बंटवारा या श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर की पुरानी मार्क्सवादी एवं एडम स्मिथवादी पूंजीवादी धारणाएं आर्थिक काम के बंटवारे को समाज का आधार मानती हैं। मार्क्सवादी धारणा इसे पैदावारी शक्तियों और पैदावारी संबंधों के रूप में आधारभूत मानती है तथा राजनीतिक सांस्कृतिक ढांचे को ऊपरी ढांचे की संज्ञा देती है, जिसका आधार आर्थिक उत्पादन है, जिसके आधार में तकनीक मशीन के साथ साथ शारीरिक श्रम करने वाला मजदूर है। इसी आर्थिक रूढ़िवाद में आर्थिक वृद्धि दर, ग्रोथ रेट किसे कहते हैं ना, ग्रोथ रेट बढ़ गई, विकास हो रहा है। आर्थिक वृद्धि दर, बाजारी मुनाफे और पैसे को सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास और सुरक्षा के माध्यम के रूप में पेश किया है कि रुपया आपके पास आपने कमा लिया तो आप व्यक्तिगत तथा इसे मानव समाज के लिए बड़ी चीज़ पूंजी की संज्ञा दे दी। पैसे को हमने पूंजी मान लिया, जबकि मानव सहित इस धरती के समस्त जैव जीवन के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध जल, प्राकृतिक जैविक भोजन और जैव विविधता, शुद्ध विचार व सिद्धांत की जरूरत है। यही सब चीज़ें मानव और प्राकृतिक स्रोत यानी दोनों हमारे लिए बड़ी चीज़ या पूंजी है। हमारे लिए बड़ी चीज़ तो प्रकृति है या इंसान है, बढ़िया विचारों का इंसान, और उधर अच्छे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल है, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। पर हम एक नोट को बड़ी चीज़ बनाए बैठे हैं कि पैसा बड़ी चीज़ है। मानव की सामाजिकता को कागजी विनिमय के औजार को बड़ा बताकर यानी पूंजी बताकर दिग्भ्रमित कर दिया।
कन्फ्यूज कर दिया उसको। इसने धरती पर मानव जाति को जैव संहारक और सामूहिक आत्मघाती दस्ते में बदल दिया है। वास्तव में आज मानव जाति निजीवाद, बाजारवाद एवं कारपोरेट आर्थिक रूढ़िवाद के भ्रम जाल में फंस चुकी है। पुरानी मानव केंद्रित विचारधाराएं आज धरती के पर्यावरण और मानवता को बचाने के लिए अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पुरानी सभी धाराएं मानव के जैविक स्वभाव यानी स्वार्थी स्वभाव पर जोर देते हुए, आर्थिकता को आधार बताते हुए उस पर राजनीतिक सांस्कृतिक वैचारिक नियंत्रण कायम करने के वैश्विक कारपोरेट ढांचे का समर्थन करती हैं। पुरानी विचारधारा मानव जाति के जैव सामाजिक, बायोसोशल, प्राकृतिक सहज स्वभाव एवं प्रकृति के एक अंग या अंश होने की वजह से हमारे ग्रह पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों में मानवीय स्रोतों के प्रबंधन की व्यवस्था जीवन चक्र को बचाने वाली होना जरूरी है। इसके लिए मानव समाज के बीच श्रम विभाजन, काम के बंटवारे को दिशा देने वाले असूल या सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, मानव जाति व्यक्तिगत से लेकर सामूहिक तौर पर यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र स्तर तक ऐसे समस्त कार्य श्रम तुरंत बंद करने का फैसला ले जिनसे पर्यावरण और पृथ्वी की जैव विविधता, मानव सहित को नुकसान पहुंचता है। पहला तो ये कि एक असूल तो सीधा ये कहता है कि ऐसा कोई भी काम जिससे मतलब बायोलाइफ को नुकसान होता हो, आदमी को नुकसान होता हो, वो बंद करें। मानव जाति के दूसरा पॉइंट है कि मानव जाति के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं को पर्यावरण और मानव के हित में संगठित करने के लिए बराबर का महत्व प्रदान किया जाए। इन पहलुओं में से किसी एक पहलू को स्थायी प्राथमिकता देने का असूल अब मानव समाज एवं पर्यावरण के लिए घातक तथा अप्रासंगिक हो गया है। उदाहरण के लिए, एक तरफ आर्थिकता के पहलू को आधार बताकर आर्थिक श्रम विभाजन को समाज व्यवस्था का एक स्थायी आधार बताना, जबकि राजनीतिक फैसलों से आर्थिकता पर नियंत्रण कायम करने की स्थायी राजकीय व्यवस्था, स्टेट सिस्टम खड़ी करना आज मानव जाति के लिए अराजकता का सबब बन गई है। आज दुनिया के श्रम विभाजन का फैसला करने वाली 200 देशों की राजनीतिक सरकारें वीटो महाशक्तियों की अगुवाई में पृथ्वी पर पर्यावरणीय प्रदूषण और अमानवीयकरण का स्रोत बन गई है। आज राजनीतिज्ञ विश्व मानव समाज में अराजक सामाजिक व्यवस्था के स्रोत बन गए हैं। अतः आज मानव जाति को लोकल से ग्लोबल स्तर तक काम के बंटवारे, श्रम विभाजन के लिए जहां प्रकृति मानव समर्थक एजेंडे को लागू करने के लिए आम जनता की अधिकतम संभव भागीदारी कायम करना जरूरी है। इसके लिए फैसला कुन सांगठनिक ढांचा, गांव से विश्व स्तर तक प्रत्येक सामाजिक आयाम यानी बराबर महत्व के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों के लिए अलग अलग कायम करना होगा। तभी मानव जाति पृथ्वी पर पूरकता के संबंध बनाने वाले श्रम विभाजन को कायम कर सकती है, जिसमें विज्ञान और तकनीक का सदुपयोग भी शामिल है। इसको आसान शब्दों में कहें तो गांव के स्तर पर केवल एक राजनीतिक पंचायत की बजाय आर्थिक विकास पंचायत एवं सांस्कृतिक पंचायत की भी जरूरत है। अतः राजनीतिक पंचायत का काम जहां कानून व्यवस्था को संभालना मात्र हो, जबकि विकास कार्य के फैसले आर्थिक पंचायत के पास हों। सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रीति रिवाज इत्यादि सांस्कृतिक दायित्व के लिए अलग पंचायती संगठन कायम किया जाए। इस तरह का श्रम विभाजन जनता के सभी समूहों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार योगदान देने में भागीदार बना सकेगा। ये व्यवस्था जिला, राज्य, देश और वैश्विक स्तर तक कायम करके हम आम जनता की भागीदारी और सशक्तिकरण बढ़ाकर प्रकृति मानव समर्थक सामाजिक व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से मैंने आपको ये जो वैश्विक का जो पॉइंट है ना, ये शॉर्ट में जो लिखा है, एक छोटा पैरा मैं जिसमें आपको जो मैंने पहले थोड़ा डिटेल लिखा और वो मेरे को लगा, मैंने सुंदर जी को पढ़ाया था तो वो हार्ड लगा। वो ये है, मैंने यूँ लिखा था ये कि प्रकृति में मौजूद प्रत्येक इकाई अपने खास पर्टिकुलर यानी खास गुण के साथ ही ब्रह्मांड की अन्य इकाइयों में मौजूद आम गुण का भी प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि प्रकृति की प्रत्येक छोटी बड़ी इकाई एक तरफ अलग अस्तित्व रखते हुए भी दूसरी ब्रह्मांड की सभी इकाइयों के साथ परोक्ष या अप्रोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई रहती है।
अंतर संबंधित रहती है, अंतर निर्भर रहती है, अंतर क्रिया करती रहती है और परिवर्तित होती रहती है, यानी बदलती है, और प्रकृति में हो रहे परिवर्तन में अपना हिस्सा भी डालती रहती है। यानी मिट्टी का कण ब्रह्मांड को बदलता है, ब्रह्मांड मिट्टी के कण को बदलता है। हम पर्यावरण में खराबी या अच्छा बुरा जो करते हैं हम भी करते हैं, और प्रकृति भी हमें बदलती है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा किस तरह का अस्तित्व है हर इकाई का, मानव सहित, किस तरह वो इकाइयाँ आपस में एक दूसरे पे अंतर्निर्भर हैं, अंतरक्रिया कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बदल भी रही हैं। ये जो तीनों गुण हैं ये हर जगह हैं, यानी ब्रह्मांड के हर कण में ये तीन बातें अभी तक हमारा ज्ञान जो कह रहा है मानव जाति का, वो ये कह रहा है कि ये तीन बातें कि कोई न कोई अस्तित्व का हमारा रूप है, चाहे कोई कण के रूप में, चाहे कोई तरंगों के रूप में दिखे या ना दिखे, चाहे मानव के रूप में, चाहे किसी रूप में, हमारा अस्तित्व है। और हम सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्रिया कर रही हैं और बदल भी रही। ये आम गुण होता है, और ख़ास गुण जो है वो उसके अंदर ही होता है। खास गुण अपन पेड़ कहें तो पेड़ तो एक जनरल बात है, पर कोई भी पेड़ अपन देखेंगे तो नीम का पेड़, तो नीम की खासियत साथ आएगी। बिना खासियत के कोई आम गुण दिखाया नहीं जा सकता। आप अगर पेड़ दिखाने में नीम दिखाओगे, मुझे किंकर दिखाओगे, तो मैं अगर ये कह दूँ कि नहीं मुझे तो आप ये खास मत दिखाओ, नीम वाला क्यों दिखा रहे हो, किंकर वाला क्यों दिखा रहे हो, मुझे केवल पेड़ दिखा दो, वो तो कहीं दिखता ही नहीं। पेड़ तो दिखेगा तो किसी खास रूप में दिखेगा। आम तो एक गुण है जो सब पेड़ों में, जो डायरेक्ट नहीं दिखता। तो इस तरह ये मतलब ब्रह्मांड को जो अपन समझ रहे हैं ना, वो इस फॉर्म में समझ रहे हैं, और इसलिए तीनों पक्ष इसके अस्तित्व और मूवमेंट कहते हैं इसको, अंतरक्रिया करना, ये चीज़ें जुड़ी हुई होना। हम अलग भी हैं, हम जुड़े भी हैं, ये दोनों पक्ष हैं हमारे। इसलिए हमें एक पक्ष को जो देखने की प्रवृत्ति है ना, जैसे अभी हमें प्रवृत्ति आ गई कि मैं मेरा हित देखूंगा, यानी मैं स्वस्थ रहना चाहिए, मेरे पास पावर आए, पैसा आए, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हम ये नहीं देखते कि भाई सारा पर्यावरण खराब हो रहा है, तो इसमें तो सारी जीव जगत को भी खतरा है, आदमी को भी खतरा है, मुझे भी खतरा है, आपको भी खतरा है, सब समाज को खतरा है, भारत को ही खतरा, पाकिस्तान को ही खतरा, सबको खतरा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि साझा नहीं, सांझे पर हमारा जोर नहीं है, सांझे को हम दूसरे नंबर पे ले जा रहे हैं, और जो व्यक्तिगत या गुटिया इंटरेस्ट है वो हमारा प्रमुख बना हुआ है। हर एक आदमी कहेगा कि अपना ही देखो भैया, अपना कमा पैसे तो ठीक रहेगा, घर संभाल, और घर वाले तो घर खास करके हमें सारा घर वाले तो जितने अपने कामरेड हैं ना, जो सीधे साधे स्वभाव के हैं, उनकी तो हालत मैंने सदा देखी है, क्योंकि वो सबका भला चाहते हैं, वो समाज का भी चाहते हैं, घर का भी चाहते हैं। घर वाले क्या करते हैं, मेरे जैसा कोई लड़ोका है वो तो घर वालों से लड़ाई करता है, वो तो कहता है जान तेरे भले के लिए मैं करूँ, क्यों तू समाज के हिस्से में डाल, मैं डाल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो तू भी डाल, मैं तो खिदमतान इधर करता हूँ। कई सीधे साधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके घर वाले कहते हैं तू यार तू तो सबके भले के लिए है, हमारा ही हमारा कर, सारा समाज में बाहर नहीं निकलने देते। सारे हमारे कार्यकर्ताओं को परिवारों ने ऐसा डबोया, मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है इस पर, कि सारे घरवाले जो है ना वो मेन मुझे नज़र आते हैं कि वो प्रेरित करना तो कहीं रह गया। वो तो कहते हैं तू तो यार बड़े दिमाग का है, तू तो सबका भला कर रहा है, तो हमारा तो कर पहले। अब उनके करने के चक्कर में समाज के लिए तो वो घंटा नहीं निकलने देते, क्योंकि उनकी समझ हम बनाने में कामयाब नहीं होते कि भाई साहब सांझे काम में सारे डालो हिस्सा। तो अब इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा जो खतरा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एक आदमी भगत सिंह फांसी चढ़ता है देश के लिए, हम सारे कहते हैं कुर्बानी दे दी, शहीद हो गया हमारे लिए, इंडिया भारत के लोग कहते हैं कि कुर्बान हो गया। और अगर मैं ये कह दूं किसी को, मैं एक सेम उदाहरण दे देता हूँ कि दुनिया बर्बाद हो रही है इन्हें हथियारों से, लड़ाइयों से, तो यार कम से कम भारत
देश अगर तैयार हो जाए, भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाए और जनता भी तैयार हो जाए, ये कह दे कि भाई हमें सेना नहीं रखनी, हमें कोई हथियार पे खर्चा करना ही नहीं, कोई कब्जा करेगा तो कर लेगा, पाकिस्तान करेगा तो चीन करेगा तो अमेरिका, हम तो ये पूरे जीव जगत और मानवता के पर्यावरण और मानवता को बचाने के लिए चाहे हमें कुर्बानी करनी पड़ जाए, गुलाम हम पहले भी रहे थे, अब भी कोई गुलाम भी बना देगा तो बनने के लिए तैयार है, पर हम कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होने का बड़ा काम नहीं करेंगे। ये करो, ये तो पागल बात कर रहा है। अरे भाई साहब, सांझे के लिए कुर्बान होने वाले को आप शहीद कहते हो? कोई साझा कोई इकाई अगर सरबत की इकाई के लिए अपनी कुर्बानी कर दे तो फिर कहो ना कि वो हमारे मतलब अगुआ हैं या वो सरबत के भले वाले हैं ना। ये धारणा तो प्रोहिबिटेड है। अब अगर कोई कह रहे राष्ट्र के लिए लड़ाई करो चीन से, लड़ाई करो पाकिस्तान से, लड़ाई करो नेपाल से, ये तो अच्छी चीज़ मानी जा रही है राष्ट्रवाद। यूँ नहीं कि सारी धरती का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, सारी मानव जाति को खतरा पैदा हो रहा है। कोविड ने दिखा दिया कि सबको खतरा है, कोई एक देश नहीं बच सकेगा, है? तो सरबत के भले की बात अगर कोई करे तो वो ऐसे ही है, इसका दिमाग ऐसे ही है। राष्ट्र की बात करो यानी गुटबाजी की बात करो। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी तरह की गुटबाजी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, राष्ट्रवादी और महाशक्तिवादी, मैं अमेरिका की गुट में हूँ, चीन खराब है या जीव जानवर का हमें क्या लेना देना, हम तो मानव के भले की करेंगे। या कहना कि नहीं जीव ही सब कुछ है, ये निर्जीव क्या है, हवा पानी ही क्या है, ये तो निर्जीव चीज़ है, इसको तो जैसे काम में लो, ये नहीं चलेगी, ये गलत नजरिया है। इसलिए हमें पूरा यानी संपूर्ण को और पार्ट को, दोनों को एक सिक्के का दो पहलू मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि निजी हित नहीं देखना, देश का हित नहीं देखना ना, ये तो एक पहलू है, एक साइड है। दूसरी साइड साथ है कि हमारे राष्ट्र का हित और दुनिया मानव जाति का हित, दोनों को एक साथ बैलेंस करो, जोड़ो। अगर हम ये कर पाए कि निजी को और सामूहिक को या किसी गुट के हित को और पूरे उस गुट और पूरी मानव जाति या जीव जगत के हित को या पूरी प्रकृति के हित को अगर हम जोड़ पाए तो जो हमारे सामने इस वक्त जो खतरा है पर्यावरण का या मानवता के बर्बाद होने का, उस खतरे से हम बाहर निकल सकते हैं। ये है फिलोसफिकल आउटलुक इसका, ये है कि हम चीज़ों को कैसे देखें। धन्यवाद। ये थे सज्जन जी बेनीवाल, 4 संदाता लेती आज